बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, यकीन कीजिए कि बड़े सालों के बाद ये जो तराना हम हर दफ़ा सुनते हैं, इसको रवायत से हट के इस दफ़ा दिल ने सुना और दिल के अंदर जो कैफ़ियत पैदा हुई वो बड़ी रूहानी थी। और इस दफ़ा जो 14 अगस्त है, इसको मनाना जो है वो भी बड़ा मुख्तलिफ महसूस हो रहा है। मनाते तो सब जिस तरह से हैं वो मनाते हैं, लेकिन इस तरह महसूस हो रहा है। उसकी एक बड़ी वजह ये कि ये बहुत सदियों के बाद ऐसा हुआ है कि मुसलमानों ने अपनी इज़्ज़त को लड़ के बहाल किया है। और 78 ईयर्स के बाद हमने ये वक्त दोबारा देखा है कि जिस तरह एक तो हिजरत हुई होगी, जिस तरह लोगों ने की, वो कहानियाँ सुनते थे, लेकिन वो जो कौम की यकजहती है, कौम का जो जज्बा है, कौम का जो मैं इसको कितने अल्फाज में कहूँ, मेरी वालदा हमेशा सुनाती थी कि 65 की जंग में, और वो हार्डली उस वक्त 65 की जंग में वो 16 साल की थी, वो सारे घर का, सारे महल्ले का आटा घी इकट्ठा करके परोठे बनाकर, आमलेट बनाकर तो टांगे पे बैठ के वाघा बॉर्डर अकेली चली गई। और रास्ते में उनको एक जगह आती थी, उसे कहते थे नत्ता गांव। उसके पास जाके किसी कर्नल साहब ने रोका कि बीबी तुम आगे नहीं जा सकती, आगे जंग लगी हुई है। तो वो कर्नल साहब भी हमारे बड़े अच्छे साथी बन गए, दोस्त बन गए, बड़े अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वो कहते हैं कि मैं एक 18 साल की लड़की को 65 की जंग में नहीं रोक सकता था कि ये किस जज्बे के साथ जा रही है बॉर्डर पे, कि मैं लोगों के लिए, सिपाहियों के लिए जो लड़ रहे हैं उनके लिए पराठे लेके जा रही हूँ। लेकिन 2025 में ये समझ आया हमें कि ये कौम का जज्बा जो है वो वाकई ऐसा है कि तब मेरी एक माँ थी, आज हर शख्स 25 करोड़ लोग जो थे वो मेरी माँ बनने को तैयार थे, और वो अपनी पाक फ़ौज के साथ ही नहीं, वो उनके आगे खड़े होने को तैयार थे। ये 14 अगस्त जो है, इसका जज्बा बिल्कुल मुख्तलिफ है। और आज इसी जज्बे के ऊपर, इसी मौके पे बात करेंगे। डॉक्टर रागिब नईमी हमारे साथ हैं। रागिब साहब अस्सलाम वालेकुम। खैर डॉक्टर साहब, जज्बा डिफरेंट है ना? बिल्कुल है, क्योंकि आज हमारे सर जो है वो फ़ख्र से बहुत बुलंद है। डॉक्टर तारिक शरीफजादा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और इंतहाई मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नवी जो कि SSP इन्वेस्टिगेशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पुलिस को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, लेकिन आज आप सारे यूनिफॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और खालिद चिश्ती साहब भी हमारे साथ हैं जो कि एयर कॉमोडोर रिटायर्ड है, उनसे भी बात करेंगे। खालिद चिश्ती साहब ने भी ना एक रंग लगाया है इसके बाद कि जितनी अंदर की खबरें उन्होंने हमें समझाई और दी वो किसी ने नहीं दी। मैं इस बात पे बहुत ही क्या कहना चाहिए, खुश का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, बहुत ही मुख्तलिफ जज्बा है कि हम लोग ने मिज़ाइल फेंके। इस पे एक मैं आपको ये भी तफसील बताऊंगा, और इसको आप नकवी साहब से कंफर्म भी कर सकते हैं कि अल्लाह ने मिज़ाइलों में हमारी मदद कैसे की, ये मैं भी आपसे अर्ज़ करूँगा। तो एक एहतराम की सूरत हाल, पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने लोगों के दिल दोबारा जीते। एयरफोर्स ने तो एक और लेवल का कमाल कर दिया। मेरे ख्याल में वो जो आए थे एक उनके रिप्रेजेंटेटिव, वो अगर ब्रीफ ना भी करते और खड़े होकर सिर्फ ये कह देते 6-0 और बैठ जाते तो इतना ही काफ़ी था। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये खौफ जो इन लोगों ने पैदा किया, उस खौफ का जो अमली तजर्बा हमने देखा वो हमने कराची में नेवी के साथ देखा। नेवी के सामने 6 गुना बड़ी एटॉमिक पावर के साथ नेवी खड़ी है, लेकिन उनकी जुर्रत नहीं हुई कि वो वहाँ पे कुछ कर सके। इन्होंने, पाकिस्तान की नेवी ने सिर्फ उनको घूर के डराया, सिर्फ घूर के। ये बहुत बड़ी तब्दीली, पंजाबी में कहते हैं घूरी पाई है, और इससे एक खौफ पैदा किया। ये इतना मुख्तलिफ एक साल हमने देखा है और गुजारा है, जिसमें लोगों के जो जज्बात हैं। मैंने तो वॉल्टन रोड पे वो ड्रोन भी जो है वो गिरते हुए देखा, और उसमें भी जो लोगों का जज्बा था वो ये नहीं था कि वो सारे ड्रोन से भाग नहीं रहे थे। हैरत की बात है कि सारा का सारा वॉल्टन रोड और कंटोनमेंट जो था वो ड्रोन की तरफ भाग रहा था, विच इज़ एक्सट्रीमली डिफरेंट। नवीद, बहुत सी कुर्बानियाँ इस मुल्क में हमारे यूनिफॉर्म लोगों ने दी हैं, इसमें पुलिस भी शामिल है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भी हमने कुर्बानियाँ दी, वतन के लिए कुर्बानियाँ दी और देते चले आ रहे हैं। ये कुर्बानी का जज्बा, ये मैं बड़े दिल से सवाल कर रहा हूँ आपसे, ये कुर्बानी का जज्बा एक 30, 40, 50 हज़ार रुपये तनख्वाह के लिए नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई और ही जज्बा होगा, वो बताएं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया ताकि मैं बता सकूँ अपनी कौम को
कि जो हमारी यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, आर्मी से लेकर पुलिस तक, या बलूचिस्तान में लेवीज़ है, जीबी स्काउट्स है, वो सब कुर्बानी के, शहादत के जज्बे से सरशार हैं। ये जो आपने बात की कुर्बानी का जज्बा, जब एक बच्चा पैदा होता है, एक वो सांस लेना शुरू करता है, होश संभालता है, तो सबसे पहला जो दर्स पाकिस्तान में हमारी माएँ अपने बच्चों को देती हैं वो शहादत का दर्स है, और अपनी कौम के लिए वो दर्स है। और उनको जो मुस्लिम हुक्मरानों की, मुस्लिम रूलर्स की कहानी सुनाई जाती है, उसमें बताया जाता है कि कितने शोधा ने ग़ज़वा बदर में कुर्बानी दी, कितने शोधा ने ग़ज़वा खंदक में कुर्बानी दी, और किस तरह इस्लाम के परचम पूरी दुनिया पे नस्ब किए, गाड़े। अब पाकिस्तान जो बना था, पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पे था। बेशक ये वो वाहिद मुस्लिम कंट्री है जो इस्लाम के नाम पे बना, और जितनी शहादतें हुई माइग्रेशन के दौरान इंडिया से यहाँ तक, और जो 1857 से 1947 तक, वो सब हमारे लिए मशले रहा है। अब जब हम फोर्सेस में आते हैं तो इसका मौका हमें उससे, हम समझते हैं कि आम पाकिस्तानियों से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हमारी तो हमने निबर्द आज़मा होना है, हमने फ्रंट लाइन बन के खड़े होना है तमाम ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ जो कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, जो यहाँ पर अमन व अमान कायम करने के ख़िलाफ़ हैं। हमारी फ़ौज तो 1948 से पहली जंग स्टार्ट होती है इंडिया के साथ, 1965, 1971, कारगिल वॉर, इसमें हमारी तमाम अफवाज पाकिस्तान, हमारी एयर फोर्स, हमारी नेवी अपना बड़ा फ्रंट पे रोल किरदार अदा करती है, और पुलिस को वॉर टाइम बेसिस पर बैकअप के लिए रखा जाता है। बट जो अंदरूनी मामलात हैं हमारे यहाँ फितनतुल ख़वारिज हिंदुस्तान, जो कि KPK में सरगर्म अमल है, बलूचिस्तान में सरगर्म अमल है, वो ये चाहता है कि पाकिस्तान में अमन अमान को तबाह करे, यहाँ के लोगों की जो लॉयल्टीज़ हैं उनको डिस्टर्ब करे। तो उसमें सबसे पहले जो फ्रंट लाइन रोल आता है वो है पुलिस का। हमारी जितनी चौकियाँ हैं जो बॉर्डर लाइन पे मौजूद हैं, हमारे जो पुलिस स्टेशन हैं, हमारी जो पुलिस पोस्ट्स हैं, इवन के जो हमारे नाके हैं वो टारगेट पे होते हैं। हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है हमारी अफवाज पाकिस्तान की, हर वक्त वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं, ताकि कोई भी ऐसा मामला हो तो हम फ्रंट पे लड़के अपने मुल्क को सेफ कर सकें, अमन व अमान बहाल। नवीन, इस दफ़ा तो हमने देखा है कि पुलिस के साथ सिर्फ हुकूमत या फ़ौज नहीं है, पुलिस के साथ अवाम भी खड़ी है। बिल्कुल, अवाम ने रिकग्नाइज़ किया है कि ये कुर्बानियाँ जो हैं ये हमारे लिए दी जा रही हैं। आप ये देखें कि 2 दिन की जो हमारी जंग हुई इंडिया के साथ, उससे बैकग्राउंड में अगर जाएँ तो आप देखें सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को कितना डिफेम किया जाता था। उसका जवाब ये 2 दिन में बड़ा क्लियर हमने दे दिया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। हमने एस्केलेशन नहीं की, एस्केलेशन उन्होंने की, और उसका जो जवाब आया पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की फोर्सेस को पजीराई मिली कि एक पुरअमन कौम है, ये इनके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा होता था। और जितनी शहादतें हमारी फ़ौज ने दी, 58 की फिगर बड़ी क्लियर, तमाम हमारे वो ऑफिसर सीनियर मोस्ट रैंक से लेकर सिपाही तक अफवाज के, हमारी अवाम, उन्होंने भी शहादतें दी, और पाकिस्तान का जो परचम जो इस्लाम के नाम पर बना है, सारी दुनिया को बताया कि पुरअमन मुल्क है, हम एस्केलेशन नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमें थ्रेट करेगा तो उसका जवाब ईंट से दिया जाएगा। और ये बड़ा क्लियर, हमारी शराफत को हमारी बुज़ली ना समझा जाए। ये मैं जो बात आपसे कह रहा था, ये आपने नकवी साहब से वेरीफाई कर लेनी है। ये मैं बात बिल्कुल मजाक में नहीं कह रहा, ये मैं बात बिल्कुल संजीदगी से, कि खुदा की जो रहमत है वो किस तरह शामिल होती है। आपको पता है जब मिसाइल दागा जाता है तो उसके ऊपर बहुत से नंबर्स होते हैं जो कि फीड किए जाते हैं, और फिर मिसाइल जो है वो दागा जाता है। एक मिसाइल ऐसा दागा गया था जिसका एक नंबर उसके सारे नंबरों में से जो था वो टाइपो की गलती की वजह से मिस टाइप हुआ। एक मिसाइल था, सारे लोग फिक्रमंद थे कि ये मिसाइल जो था इसका लॉन्च हो गया है, लेकिन ये लॉन्च जाएगा कहाँ पे। और वो वाहिद मिसाइल था जिसने हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा, वो जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कि आग जो है वो यूं फैली हुई है, ये वो वाला मिसाइल था। मैं कहता हूँ कि ये मुमकिन ही नहीं था कि अगर अल्लाह की इसमें बरकत, रहमत और राय शामिल ना होती तो ये जो हमारी तरफ से एक गलती हुई वो अल्लाह ताला उस गलत को भी सही कर देता। ये अल्लाह की बड़ी रहमत थी। अल्लाह की रहमत नज़ूल जो था वो नज़र आया। आपको पाकिस्तान का वो जज्बा 78 ईयर्स में कहीं धीमा होता हुआ नज़र आया? देखिए, हम ये देखते हैं कि वक्त गुज़रने के साथ साथ इस किस्म की तकरीबात सेरेमोनियल रह जाती हैं जी, और इस किस्म के मामलात सिर्फ़ और सिर्फ इनेकाद के हद तक होते हैं कि ठीक है ये दिन होता है, इस दिन को हमने ये करना है। जैसे 23 मार्च की तकरीब सेरेमोनियल हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जूँ हम किसी भी इवेंट से दूर होते चले जाते हैं, उस इवेंट की अहमियत कम होती जाती है। और उसकी बुनियादी वजह कि उस इवेंट के साथ जो रिलेटेड पर्सन होते हैं वो उस दुनिया में नहीं रहते हैं।
अब वो इवेंट के साथ वो जो जज्बा है वो उसी वक्त कार फरमा रहता है जब उस जज्बे की लो आगे मुंतकिल हो। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात की आपने। और ये लो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है, लेकिन इस लो को, और वो हमारी गलती है क्योंकि वो हम हीरो वर्शिप कर नहीं सकते, नहीं कर पाए। हाँ। लेकिन इस लो को इस किस्म के इवेंट जो कि हमने मई में देखा, 7 मई से लेकर 10 मई के दरमियान में देखा, इस किस्म के इवेंट इस तरह की लो को दोबारा जिंदा कर देते हैं। बिल्कुल। और ये हीरो वर्शिप जो है वो हमारी आंखों के सामने, हमारे आंखों के सामने। आप ये देखिए कि जिस तरह अभी नवीज़ भाई ने बात की कि पाकिस्तान के साथ कितना डिग्रेड वाला सलूक खुद पाकिस्तानी कर रहे थे। हाँ। रियासत के साथ भी, हुकूमत के साथ भी और ऑफिशल्स के साथ भी। लेकिन आप ये देखिए कि इन 4 दिनों ने पूरी की पूरी काया पलट दी है। बिल्कुल। और इन 4 दिनों ने अल्लाह की रहमत, बड़ी रहमत हुई। बिल्कुल। और इन 4 दिनों ने दोबारा से पाकिस्तान को ओवरवेलमिंग स्टैंड के ऊपर लाके, इंटरनेशनली भी। बिल्कुल। आप ये देखिए कि पाकिस्तान की जंगी सलाहियत के बारे में 65 के बाद पूरी दुनिया शक व शुबे में मुब्तला रही, और बल्कि यूं कि शक व शुबाहत में डाला गया कि ये पता नहीं क्या करेंगे और ये पता नहीं अहल है कि नहीं है, काबिलियत पता नहीं है कि नहीं है। लेकिन आप यकीन जानिए इन 4 दिनों में पाकिस्तानी अफवाज की तरबियत ने इस बात को दोबारा साबित कर दिया, उनकी वर्किंग ने, फ़ज़ाइया के उस डेमोन्स्ट्रेशन ने इस बात को साबित कर दिया, पाकिस्तान इज़ अबव ऑल आवर व्यूज़ और थिंकिंग, और पाकिस्तान इनसे ऊपर खड़ा हुआ है। जो कहीं पे किसी की सोच पाकिस्तान के बारे में ख़त्म हो सकती है, पाकिस्तान उससे कहीं बहुत आगे मौजूद था। और ये बात पाकिस्तानियों के लिए बहुत खातिर जमा रखने के लिए ज़रूरी है कि अब वो एक नए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नए पाकिस्तान में, यानी दिस इज़ द रीबर्थ ऑफ पाकिस्तान। बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया डॉक्टर साहब। ये मैं बात जो है ना, ये तजर्बे से आपको ना देख के बता रहा हूँ, ये सुन के नहीं मैं बता रहा, कि एक शख्स ने ये कहा, और वो शख्स जो है वो बैरिस्टर है, लेकिन सारी ज़िंदगी उसने कभी लॉ नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया। तकवे का मैं अंदाज़ा देना चाह रहा हूँ कि उसने ज़िंदगी किस तरह तकवे में गुजारी। तो वो ज़िम्मेदार भी हैं लोग, तो वो बहुत सा जो जिस दिन हमने पहले दिन सुबह फजर की नमाज के बाद मज़ाइल दागे हैं, तो वो उनकी ज़मीन थी, यानी कि रकबा उनका था जिसके ऊपर वो सब खड़े थे। तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि दावत पे आओगे आज? मुल्क लड़ रहा है, मुल्क हालत जंग में है, और चौधरी साहब मुझे कहते हैं, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं आज दावत पे आओगे। मैंने कहा चौधरी साहब काहे की दावत है? उन्होंने क्या, आज ते तेरी मर्जी दा सी देसी कुकड़ बनाया। वहाँ पे देसी कुकड़ इसलिए पकाया गया था कि वहाँ पे इन लोगों ने, जो हमारे फौजी आए हुए थे, उनके अजाज में वो लोग 8 थे, वो 8 लोग थे, सारे गाँव को दावत शराज के ऊपर बुलाया हुआ था। और उसका जुमला जो मैं आपको देना चाहता हूँ ना, ये जुमला था जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमें इतनी कामयाबी दी। उसने जुमला ये दिया कि उस सहाबी को शाहजी याद करें जिसके पास सिर्फ 1 बकरी और 2.5 किलो आटा था, और उसने खंदक के 1000 लोगों को खाना खिलाया था, और खाना जो था वो ख़त्म नहीं होता था। इश्क़ रसूल ना होता तो हम कहाँ होते। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और मेरी जानिब से भी दुनिया भर में हमारे सारे सामीन और नाजरीन को इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत के नतीजे में बनने वाले मुल्क के क़याम की मुबारकबाद, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम तादम सुबह क़यामत इस मुल्क को हर आन इसी तरह इज़्ज़तों से सरफराज करता रहे। यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके लिए इज़्ज़तों के हवाले मज़ीद मुस्तहकम होते जाएँ, और जिन पाकीज़ा मकासद के तहत इस मुल्क के बानियान ने इस मुल्क को बनाया था, अल्लाह हमें उसमें अपनी खिदमत पेश करने की तौफीक अता फरमाए। आपने यकीनन सही कहा कि ये जो इश्क़ रसूल है उसका दुनिया भर के सारे कलमा गो के साथ एक हवाला है, लेकिन इस सरजमीन और इस धरती पर आबाद होने वाला और यहाँ आँख खोलने वाला हर बच्चा जो है वो अपना एक मुनफरिद सरकार ख़त्मी मतबत के साथ ताल्लुक़ रखता है। मुझे तो हमेशा ऐसा शक पड़ता है डॉक्टर साहब कि वो जो आंसू बहाए थे ना मेरे रसूल ने, कि आने वाली उम्मत के लिए मोहब्बत, वो मुझे देखा नहीं होगा लेकिन तुम जैसी मोहब्बत करेंगे। ये मैं हमेशा ये कहा करता हूँ शाह साहब कि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, और ये अल्लाह के राज़ों में से राज क्यों ना होता कि जिस दर्जे की मुनफरिद तवज्जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुमलिकत, इस खित्ते की तरफ रही, शायद ही दुनिया के किसी और खित्ते को ये इज़्ज़त जो है वो नसीब हुई हो। आप तसव्वुर कीजिए ना कि हुजूर जब ओहद के लिए, ओहद के मकाम पर आते हैं, तो
वहाँ इसाल करने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नशेब की तरफ सफ़र फरमाते हैं और असहाब कहते हैं करीम आका आंखें बंद कर लेते हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट हर कदम के साथ गालिब होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर हुजूर की सरशारी का आलम ये होता है कि हुजूर अपना गिरबान कुशादा कर देते हैं। असहाब पूछते हैं अल्लाह के महबूब रसूल इस सिमत की इज़्ज़त अफजाई का सबब क्या है? रसूल रहमत वही में धुली ज़ुबान से कहते हैं कि इस तरफ से मुझे एक रिवायत के मुताबिक ठंडी हवा आती है और एक रिवायत के मुताबिक खुशबूदार हवा आती है। वाह, आप तसव्वुर कीजिए ये वो मुल्क है जिसको बनाने वालों की नसीब के क्या कहने कि रियासत मदीना के बाद मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि दुनिया भर के अंदर बनने वाली मुमलिकतों में से ये इकलौती मुमलिकत है जो नज़रिए की बुनियाद पर सबसे करीब तर है और इसका जो ख्वाब था, इसका नज़रिया जो था, नारा था, बैनी ही वही था, वही ख्वाब उसकी तकमील थी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस आंखों से मदीना तैयबा की निस्बत से जो है वो देखा गया। क्या खूबसूरत बात की है। एयर कॉमोडोर साहब खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ हैं। खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम, मुझे अंदाज़ा है आप इस मुल्क में नहीं हैं और आपके लिए बड़ा ऑड टाइम है ये, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, खैरियत से हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू, आपने मुझे बताया। खालिद भाई आज 14 अगस्त का जो हमारा जज्बा है वो जो इस दफ़ा इस साल में बड़ा मुख्तलिफ है और इस सारे मुख्तलिफ जज्बे के अंदर आपकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन है जो कि आपने लोगों के साथ उनको एक्सप्लेन किया और जिस तरह से ये मार्का हक जो है उसमें हमारा किरदार जो है वो आपने सब लोगों के सामने रखा। ये मार्का हक अल्लाह की एक बहुत बड़ा एक मोइज़ा था मेरे ख़्याल में, जो कि जिस में से हम जिंदा मोइज़े में से हम गुज़रे। 14 अगस्त को आप किस तरह से देखते हैं कि मार्का हक और 14 अगस्त का आज का 2025 का जज्बा? बहुत शुक्रिया कुतुब भाई मुझे इनवाइट करने का, आपको आपके चैनल और तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में रहने वालों और ग्लोबली जहाँ जहाँ पाकिस्तान रहते हैं, यौम आज़ादी मुबारक। ये बहुत डिफरेंट दिन एक तरह से है कि हमने अब आज़ादी को री एस्टैब्लिश किया है हिंदुस्तान की नज़र में, बिल्कुल, क्योंकि जो चाहता था कि हमारी आज़ादी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जो हम सबसर्विएंट एक मुल्क बन जाएं, वो जब चाहें अपना लेजेंडरी दहशतगर्दों का पीछा करते हुए जब मर्जी हमारे मुल्क पर वेपन फायर करें या जहाज भेजें, वो समझते थे कि ये न्यू नॉर्मल बन जाना चाहिए हमारे लिए। तो ये तमाम कौम आज मुबारकबाद की मुस्तहिक है और जाहिर है मुसल्लह अफवाज और ख़ासतौर पर पाक फ़ज़ाइया ने जो परफॉर्मेंस दी और हमारे लोगों की तवक्कुआत से बढ़कर परफॉर्म किया, वो भी कामयाबी के मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मैं क्योंकि आजकल विजिट पे हूँ नॉर्थ अमेरिका में और कनाडा की विजिट पे हूँ, यहाँ पर जज्बा ही डिफरेंट है क्योंकि मुझे यहाँ का एहसास हुआ। मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ इन मुल्कों में, लेकिन मुझे 14 अगस्त शायद मनाने का इत्तेफाक पहले नहीं हुआ और ख़ासतौर पर इन हालात में जब लोगों का जज्बा देखने के काबिल है और यहाँ इतनी मुबारकबादें मिलती हैं और सिर्फ एयरफोर्स की नुमाइंदगी करते हुए मुझे फ़ख्र हासिल होता है। और मुझे ऐसा लगता था कि वो जो जहाज़ों का जिक्र होता है या मैंने मुख्तलिफ यहाँ पे लेक्चर्स दिए हैं या टॉक दिए हैं, तो जब पाकिस्तानी कम्युनिटी जिस तरह मिलती है तो भाई यहाँ पे मुझे लगता है कि वो शायद जहाज़ उन पायलट्स ने नहीं मारे, वो मैंने ही मारे। क्या बात है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इस तरह इंस्पिरेशन है जी यहाँ पर। तो ऑल टुगेदर अल्लाह का शुक्र है कि ये रिस्टैब्लिश किया हिंदुस्तान की नज़र में हमने कि ये न्यू नॉर्मल नहीं हो सकता जो चाहते हैं। न्यू नॉर्मल वो है जिसकी वजह से वो सीज फायर करने पर मजबूर हुए, अमेरिकन प्रेसिडेंट को जा पहुंचे कि हमारी जान छुड़ाएं पाकिस्तान से, जिस तरह होता है। तो ये वाकई एक नई आज़ादी है जो हिंदुस्तान के नज़र में। खालिद भाई मुझे वक्फे पे जाना है, लेकिन मैं जल्दी से आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। वो ये कि अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि इंडियन एयर चीफ ने इतने सारे अरसे के बाद एक नया बयान दे दिया और उसने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज़ जो हैं वो गिराए, बड़े नरम लहजे के साथ। मैं सोच ही नहीं सकता कि इतना कमज़ोर, इतना बेशरम का लफ्ज़ इस्तेमाल करने दे मुझे, एक चीफ एयर का कैसे हो सकता है कि वो आज आके अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को सेटिस्फाई करने के लिए फ़ौज जो है वो अपना बयानिया इतना हल्का और इतना सस्ता कर दे? देखिए तो भाई मेरा ख्याल है ब्रेक से जाने से पहले मैं इस सवाल के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। अच्छा क्योंकि सही कह रहे हैं आप। अगर इतना मुख्तसर हाँ या ना होता तो फिर तो मैं आपको कहता कि जवाब देके मैं कहता ब्रेक ले। वो प्रोड्यूसर ने हमें टाइम दे दिया, वो कहते हैं आप इंसाफ करें, हम ब्रेक में बाद में जाएंगे। फरमाइए। ओके, बहुत मेहरबानी जी। मैं अब सारे चैनल्स पे जिन पे जाता हूँ, हाजिर होता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि मैं एज अ फाइटर पायलट मैंने इतनी जिंदगी गुजारी, हम छुट्टी नहीं कर सकते थे उस दिन जिस दिन हमने कोई आर्मामेंट या वेपन के मिशन किए होते थे। तो हमें उसी दिन अपनी डैमेज असेसमेंट देनी होती थी, डॉक्यूमेंट करनी होती थी, डीब्रीफ करनी होती थी। हम उसको कहते थे BDA क्या है, बॉम्ब डैमेज असेसमेंट। यानी जो बॉम्ब गिराए हैं
क्या असर हुआ उनका, और अगर कम हुआ है या परसेंटेज कम है तो वजह बताए, एनालिसिस होते थे, डीब्रीफ होती थी। ठीक है। ये हिंदुस्तान की एक एयरफोर्स है जो दुनिया में चौथे पांचवें नंबर पर है, $90 बिलियन उनका बजट है, उनके पास 1000 जहाज है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सिंगापुर में इंटरव्यू देते हुए कहते थे कि हमारा नुकसान हुआ है लेकिन जंग में होता रहता है, हमारे टैक्टिक्स फॉल्टी थे, हमने ठीक किए, फिर हम कम बैक किया। उस दिन उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, उनको किसी ने बताना गवारा नहीं किया कि हमने भी मारे हैं। फिर एक और चीज जो तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज उनकी देखिए, बिल्कुल। उनकी लैंग्वेज देखिए। बिल्कुल। मैंने उनका पूरा खिताब सुना है, वो तकरीबन 58 मिनट से ज्यादा है, और 28वें मिनट बाद जाकर उनको याद आया कि मैंने अपने जहाजों का जिक्र करना है कि हमने मारे हैं। बिल्कुल यानी सही। इसकी प्रेफरेंस 93 डेज भी नहीं बन सकी, उन 93 दिनों में भी 28 मिनट भी पहले नहीं बन सकी। और मैंने उनका ये कंफर्म किया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो प्रेस रिलीज की है इस इवेंट की, उसमें जहाजों का जिक्र नहीं है, जिसका मतलब यह है कि उन पर थ्रस्ट किया गया था कि ये वैसे ही ऐड करते जुबानी ताकि हमारी जान छूटे राहुल गांधी के जो बयानात से और वो ट्रम्प जो हमारे साथ कह रहे हैं। तो ये स्ट्रेंज बात है। और आखिरी बात इस सवाल के जवाब में ये है कि उन्होंने फिर कहा कि हमने S-400 से ये 5 जहाज गिराए हैं। तो हुजूर आपने 1000 जहाज किस दिन के लिए लिया हुआ था? पहले वो भी हमने सारे के सारे जहाज सिवाय एक के J-10C से मारे अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आपने जो जहाज रखे थे हमने जस्टिफाई किया, जो हम पाक फिजाई ने इंडक्ट किए थे 3 साल पहले मौजूदा क़यादत ने। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए वो कहते हैं सारे जहाज, तो फिर आप जहाजों को छोड़ दें और सिर्फ S-400 खरीदें अगर इतने कारगर हैं। और उस जहाज में भी, उस जहाजों को मारने में भी S-400 के पास कंप्लीट डाटा आता है, यानी कि एंगल पर मारा, लोकेशन क्या थी, जहाज कौन सा टाइप है, ये हिंदुस्तान के पास एसेट्स हैं पता करने के लिए। उन्होंने कुछ भी मुनासिब नहीं समझा। तो ये ऑन द लाइटर नोट ही बातें हो रही हैं। तो अब मैं भी लाइटर नोट पे इसलिए मैंने एंड करना चाहूंगा इसका कि मेरा ख्याल है कि वो उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने मजाक कितना बड़ा किया। यहाँ पे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, कनाडा अमेरिका में लोग कहते हैं कि ये अब आपको मजाक भी डिफेंड करना पड़ेगा, तो अब मैं क्या करूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जाऊंगा जनाब छोटे से वक्फे पे, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले मैं उन तमाम बच्चों से इस्तेमाल करते हैं उनसे कहूँगा कि ये जेस्चर जो है वो रिकॉर्ड करें और अपलोड करें, क्योंकि मोदी जो है वो किसी की ज़ुबान को समझ नहीं रहा। मैंने यकीन कीजिएगा कि बड़े बड़े घटिया किस्म के लोग ज़िंदगी में देखे हैं, लेकिन चिश्ती साहब मैंने इतना घटिया आदमी सियासत में और इतना कमज़ोर लीडरशिप जो है वो यूनिफॉर्म में नहीं देखी जितनी कि हिंदुस्तान ने मुजाहरा किया। इसके लिए वो जो मुजाहरा करते हैं ना लोग, इसको रिकॉर्ड कीजिएगा। और ये मानी बॉडी लैंग्वेज के जो है ना, ये मोदी के लिए पैगाम है, ये जा रहा है और ये पैगाम है तुम्हारी तरफ से। वक्फे पे जाइए मोदी साहब और वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ हैं, एयर कॉमोडोर। खालिद साहब, मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, मुझे एक दो जुमलों में ये समझा दीजिए कि ये जो जज्बा पैदा हुआ है ख़ास तौर पे हमारी यूथ के अंदर, मैंने तो खैर यूथ में भी देखा है, बच्चों में भी देखा है, ख़वातीन में भी देखा है, इस जज्बे को हम अगली नस्ल तक भी मुंतकिल करना हमारी ज़िम्मेदारी है और इसको मेनटेन करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। क्या करना चाहिए हमें? खालिद साहब को आवाज़ नहीं गई? जी, मुझे आपने पूछा जी? जी, आपसे। जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए हमें ट्रू रिफ्लेक्शन, हमें जो कायद-ए-आज़म का ख्वाब था जिसकी वजह से ये मुल्क लिया गया था। मैं 20 साल से कायद-ए-आज़म पे लेक्चर देता हूँ, ग्लोबली भी दे चुका हूँ, और जब मुझसे लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान क्यों हमें चाहिए था, तो अब बहुत सारे नौजवान और स्कॉलर्स भी ये कहते हैं जी इस्लाम के नाम पर बना था। तो मैं पूछता हूँ अच्छा मुझे एक्सप्लेन करेंगे इस्लाम के नाम पर कैसे बना? तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो मेरी समझ में नहीं आती, मैं उनके अर्ज करता हूँ। देखिए इस्लाम के नाम पर जो मुसलमानों की एक्सप्लॉयटेशन होती थी हिंदुस्तान में, जो अंडर प्रिविलेज रखा जाता था, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, उस तरह का सोशल स्टेटस हमारा नहीं था, हमने इसलिए हासिल किया था। हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज एनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए था। दुनिया में कहीं भी देख लें कौन उन्होंने तरक्की की है जहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लॉज एक जैसे हैं, अपॉर्चुनिटीज है, जस्टिस है, पोलराइजेशन कम से कम है, यानी एनेबलिंग एनवायरनमेंट हुकूमतें देती हैं। और हमारा अनफॉर्चुनेटली मुल्क का रिकॉर्ड उस तरह नहीं है, या हम प्राउडली ये नहीं कह सकते कि कायद-ए-आज़म ने जो ख्वाब देखा था आज हमने बिल्कुल उसकी ताक़वील हासिल कर ली है, ऐसा नहीं है। और बदकिस्मती बहुत सारे हमारी, वो एक और बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन आपकी बात ठीक है कि हमें नई नस्ल को इंस्पायर करना है और फेथ दोबारा रिन्यू करना है।
आज शाम को मैं एक चैनल पर जा रहा था ये, और यही बात हो रही थी जनरल लोधी के साथ कि हमें देखिए कि ये जो नौजवान फाइटर पायलट है जिनको आज सितारे जुर्रत मिला है, इनसे किसी ने नहीं पूछा तुम किसके बेटे हो, तुम्हारा वालिद किसान है या तुम्हारा जर्नैल है या तुम्हारा कोई वालिद ब्यूरोक्रेट है। उनकी परफॉर्मेंस पर उनको रिकग्निशन दी गई है। हमें भी यही चाहिए कि हमें रिकग्निशन करना है इंसाफ देके, इर्रिस्पेक्टिव। अभी ये फौज में कभी नहीं मैंने देखा कि एक एयर चीफ बन जाए या एयर मार्शल बन जाए तो उसके बेटे ने भी जरूर फाइटर पायलट बनना है। खालिद भाई आपने बड़ी अहम बात की। खालिद भाई आपने बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा रोल अदा किया पाकिस्तान में एज अ एयर कॉमोडोर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव, और जितनी इन्फॉर्मेशन आपने और जितनी पॉजिटिव बात आपने की, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। आप हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। नवीद भाई, मेरी बीवी जो है ना वो कॉकरोच से डरती है। वो बाथरूम में जाती है तो सबसे पहले बाहर खड़ी होकर देखती है कि अंदर कॉकरोच तो नहीं है कोई। बच्चे मेरे छोटे हैं, मैं आपको हल्फन ये कह रहा हूँ कि जिस दिन ये वॉल्टन में ड्रोन गिरा है तो वो धमाका बड़ा अच्छा, मैं डिफेंस वाले ड्रोन की बात नहीं कर रहा। मेरी बेगम ने मुझे कहा कि जितना तुम्हारे पास लाइसेंस्ड असला है इसको साफ करके रखो, ये रखने के लिए नहीं है जी। और गाड़ी में बैठ के, जो गलत बात है, हम सारे लोग जो हैं वो ड्रोन देखने गए कि हिंदुस्तान का ड्रोन कितना मनहूस हो सकता है। ये जज्बा जो है ये मेरे बच्चों में ज़ाहिर है जाएगा। ये बड़े होंगे, इन्होंने जैसे लोगों ने 65 या 71 की वॉर देखी तो जज्बा कंटिन्यू कर रहा है। इस जज्बे को कैसे कंटिन्यू किया जाएगा अगली नस्लों के अंदर? खुदा ना करे कोई जंग हो, लेकिन ये जज्बा कैसे रहेगा? कुतुब भाई, इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो जंग थी ये ना सिर्फ मैंने, मेरे बच्चों ने और पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम ने खुद देखी कि किस तरह से हमारी फोर्सेस ने इंडिया को मजबूर कर दिया कि वो अपने घुटने टेक कर और अपनी शिकस्त को तस्लीम 7 गुना बड़ी ताकत को। जी, 7 गुना बड़ी ताकत को, और जिसके साथ पूरी दुनिया थी कि अगेंस्ट पाकिस्तान। तो हमने ये बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया कि नो, हम एक पीसफुल कंट्री हैं और कोई हम पे एस्केलेट करेगा, हमें थ्रेट करेगा तो हम आपको जवाब किस तरीके से देंगे पूरी दुनिया के लिए, और बता कर देंगे। बड़ा क्लियर बताया हमारे जो ISPR के DG थे कि आपको बताएंगे हम, जो आपको जवाब मिलेगा। उनके बड़े क्लियर वर्ड्स हैं। अच्छा, अब इसमें आपने ये बात की कि हम इस जज्बे को कंटिन्यू कैसे करेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि आपके चैनल के तवस्सुत से तमाम 23 करोड़ अवाम मेरी विटनेस रिकॉर्ड कर ले कि हमने इंडिया को जंग हरा दी है और हम एक ऐसे मुल्क के शहरी हैं जिस पे कोई भी अगर अटैक करेगा, कोई बुरी निगाह से देखेगा तो हम उसको ऐसे ही सबक सिखाएंगे जैसा हमने सबक सिखाया। मेरी एक बात हुई कर्नल साहब से, उन्होंने कहा आपको पता है कि किस तरीके से मिसब्रीफ किया जाता था हमारी आवाम को, हमारे बच्चों को, कि जी जो कुछ जंगें हमने जीती हैं उनको भी शिकस्त बना के दिखाया जाता। तो आज सब ने आंखें खोल के देख लिया कि हम क्या कर सकते हैं और हम में कितनी कैपेसिटी है। अगर हमें आगे भी जंग करनी पड़ी तो हम इसी तरीके से करेंगे और अपने दुश्मनों को एक सबक सिखाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। रिप्रेजेंटेड, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तमाम यूनिफॉर्म्स को, तो नवीद मैं आपको बता रहा हूँ ये बात जो है ना, ये भी रिकॉर्ड कर लें। आई लव यू, थैंक यू। क्या बात है यार, क्या बात है। आगे भाई इसको कंटिन्यू कैसे करें जज्बे को? जज्बे को कंटिन्यू करने के लिए आपको अपने यूथ से रब्ता रखना पड़ेगा। बेशक ऐसा नहीं हुआ कि आप यूथ को साइड पे कर दें और अपने राग लापते रहें और अपनी तकरीरें करते रहें, गुफ्तगू करते रहें। आपको बहुत कैटेगोरिकली उनको उस अपीलिंग अंदाज में उनसे बात करनी पड़ेगी जिसको सिलेबस में भी तो डालना पड़ेगा। सिलेबस में डालना पड़ेगा, बिल्कुल बचा है। मसला तो यही है कि सिलेबस में जंगें मौजूद है हमारी, हाँ। उसके बावजूद जो एक्सटर्नल देखी हुई जंग जब वो पढ़ेंगे ना तो और एक्सटर्नल फैक्टर, जो उसका एक्सटर्नल फैक्टर है ना वो ज़्यादा हावी हो रहा है, उसको इस जंग ने ख़त्म कर दिया, निगेट कर दिया है। अब ये जंग, जिस तरह अभी नवीद भाई ने कहा कि 23 करोड़ आवाम ने देखी अपनी आँखों के साथ, और ये मंज़र उनके फोत होने तक उनकी आंखों के सामने ही ऐसा रहेगा और ज़बान से निकलेगा भी। बिल्कुल, यानी 10 साल का बच्चा है, वो अगले 60 साल भी जिंदा रहता है अगर, तो वो इस जंग को भूल नहीं पाएगा। एब्सोल्युटली। और वो इसी को आगे बयान करेगा, वो इसी को आगे बयान करेगा। तो इस जज्बे को ज़रा हमें, ये जो अभी बच्चा है ये जब 60, 70, 80 साल जिंदा रहेगा तो इसके बच्चों ने पूछ लिया कि अब्बा जान ये सिलेबस में क्यों नहीं है, तो क्या जवाब देगा? देखिए उस वक्त पता नहीं क्या मामला हो, उस वक्त सिलेबस में पता नहीं क्या चीज़, सोशल स्टडीज में डालें, हिस्ट्री में डालें इसको, तो ये तो ऑटोमेटिकली आएगी। ये देखिए जंग इस साल में हुई है, आप फौरी तौर पर सिलेबस में डाल नहीं सकते हैं। इट टेक्स टाइम। सिलेबस की जो फार्मूलेशन होती है ज़रा वक्त लेती है, और जिस तरीके से आपने ये बात की सिलेबस में डालने की, ये इसी तरीके से हमें और लोगों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला इस सिलेबस के अंदर भी आ जाएगी। आपका भी ना डॉक्टर साहब बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, यकीन करें।
बहुत ही ज़्यादा मुस्बत रोल रहा है। डॉक्टर साहब कैसे कंटिन्यू करें इस चीज़ को? बहुत सादा सी बात है जी, जब ये जंग हुई उसके कुछ 4 या 5 दिन बाद, इख्तिताम के 4 या 5 दिन बाद, इंग्लैंड के एक इंडिपेंडेंट फोरम ने, थिंक टैंक ने एक नशिस्त रखी और उसके अंदर दोनों तरफ के लोग थे, बात कर रहे थे। एक इंडियन बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा हमें इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, और वो गैर मुस्लिम कम्युनिटी से थे। उन्होंने कहा हमें, मेरी दानिश में सबसे बड़ा नुकसान हमें ये हुआ कि बदर का मकाम, बदर का मार्का, उसके आसार अहवाल, अल्लाह की नुसरत का उतरना आज के मुसलमान ने नहीं देख रखा था। हाय हाय, 1500 साल तक एक इंसिडेंट का असर रहा, और आज भी पैदा होने वाला बच्चा जो है वो जज्बा रखता है। हमने एक मरतबा दोबारा ऐसी गलती कर दी है, इनको एक ऐसी ज़ाहिरी शहादत दे दी है कि अब उस पर भी इतमाद इनकी नस्ल का मुकम्मल हो जाएगा, मुस्तहकम हो जाएगा, और आइंदा आने वाले दिनों में ये रिवायत जो अगले शायद 1-1.5 साल तक जो है वो मिसालिये के तौर पर पेश होती है इंशाअल्लाह ताला। रागिब नईमी साहब, तारिक साहब हमारे साथ, खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ, और मोहम्मद नवीद जो कि SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर से, ये सारे तशरीफ़ लाए हुए थे, एंड दे वर ऑल रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। ये याद रखना है सारी नस्ल ने कि ये वक्त जो था ये 2025 में हमने किया, लेकिन इसके साथ साथ वो सारी बातें जिसका कि जिक्र अभी डॉक्टर साहब ने किया कि बदर के अंदर अल्लाह की नुसरत को देखते हुए हम सुनते थे, 2025 में हमने इन दिनों में अल्लाह की नुसरत को उतरते हुए देखा है। तमाम लोग जो पीछे बैठे हैं कैमरों के, न्यूज़ वाले सारे लोग, एक लम्हे के लिए मेरी तरफ मतवज्जो हो जाएं। मैं नारा लगाऊंगा, आपने मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलानी है, पाकिस्तान जिंदाबाद।